साथियों, राजनीतिक जीवन का एक पहलू होता है जिस पहलू में जब आप थोड़ा सा पीछे जा कर के देखिए तो बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो लोग बड़े छोटे से गांव से उठ करके आते हैं और धीरे धीरे वो एक बड़ा फेस बनते हैं। राजनीति में बचपन से जो लोग आते हैं, संघर्ष करते हैं और बने रहते हैं, वो कहाँ तक पहुँचते हैं और उनके काम करने का तरीका क्या होता है, इसे जानना बड़ा ज़रूरी होता है। आज हमारे साथ NSUI के स्टेट प्रेसिडेंट हैं अजय लखोत्रा। उनसे हम बात करने जा रहे हैं और जानते हैं कि वो सारी रकवाला के गांव से यहाँ तक कैसे पहुँचे और अब आगे क्या करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अजय भाई, ये है कि पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितनी देर हुई आपको NSUI में या कांग्रेस की ओर आए हुए? कि अगर आप राजनीति की बात करेंगे तो 2011 से जब मेरी मम्मी पहली बार पंचायत में जीते, उस समय से हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो तो इतना उसी लेवल की क्वालिफिकेशंस वगैरह उनके नहीं थे, तो हम लोग ही देखते थे। मुझे याद है कि मैं शायद 6th या 7th में पढ़ता था जब पहली बार मैंने तहरीर लिख के चौकी अफसर को दी थी। तो वो उसने पूछा था कि ये किसने लिखी है, तो जब बताया तो फिर उसने तब से थाने में आना जाना शुरू हुआ है। लेकिन अगर आप एक्टिवली पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू आया, स्कूल से निकल के सीधा मैं 5 ईयर लॉ में आया, तो तब से मेरा जो सिलसिला ये है एक्टिव पॉलिटिक्स का शुरू हो गया। यूनिवर्सिटी में आने से पहले आपने वो एप्लीकेशन लिख करके दी थी? बिल्कुल। वो आपको बताना चाहूँगा कि कहते हैं कि जो चीज़ें होती हैं कुछ ब्लड में भी होती हैं। सतपाल लखोत्रा जी जो हमारे वहाँ से थे, वो भी हमारे रिलेशन में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक रहे हैं। बिल्कुल। जनता दल में जीते थे, देवगौड़ा जी की सरकार थी। उसके बाद जब उनकी सरकार गिर गई तो फिर वो पोस्ट इलेक्शन यहाँ पे जीतने के बाद NC में आए और ताउम्र NC में रहे। तो कहते हैं कि जीन्स कहीं ना कहीं तो होते ही हैं। तो उसके बाद घर पे भी मम्मी बने, फिर उसके बाद देखते थे इन चीज़ों को। बड़ी चीज़ें थी कि जब देखते थे कि कुछ करने का होता है ना, कि कोई कर रहा है उसको देख के अंदर से कोई जुनून आता है, वो बचपन से था। तो बस वही, जब यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो यूनिवर्सिटी में टीवी वगैरह में देखा करते थे कि यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं शायद ऐसा छात्र नेता हूँ जिसने यूनिवर्सिटी के पहले दिन जिसका अखबार में फोटो आ गया था। तो हुआ ऐसे कि हमारे तब NSUI के साथ तब कहीं पहला दिन था सर, बिल्कुल पहला। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी डेथ हो गई। तो उसमें हमारे जो थे यूनिवर्सिटी के, जैसे अब हम लोग सीनियर थे तो हम भी कुछ ऐसी वैसी एक्टिविटी हो तो हम करते थे। तो उन्होंने जी तिरंगा मार्च निकाला था। तो अब जूनियर्स की क्लास में तो कोई भी चलो जी प्रोटेस्ट, हम भी चल पड़े। तो वही कि जो एक होता ना, किसमें हमारी भाषा में कहेंगे कि कीड़ा, वो तो था। तो लॉ स्कूल सबसे पीछे है यूनिवर्सिटी में, वहां पे सबसे अंतिम हम थे। और जब विक्रम चौक तक पहुंचे तो दूसरे दिन जब अखबार में फोटो आया तो जो लीड करने वाले उनके साथ फोटो था। तो फिर वहीं से सिलसिला शुरू हो गया कि ठीक है आप कर रहे हैं। फिर बीच में रहे छात्र इसमें राजनीति में, फिर हमारी NSUI से मेरी शुरुआत हुई। NSUI में एंट्री कैसे हुई? NSUI में बड़े ड्रामेटिकल तरीके से हुई। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ महीने ना 4-5 महीने, जैसे मैंने आपको बताया अटल बिहारी वाजपेयी के हमारे कुछ सीनियर थे, वो ABVP में थे, जो कि RSS की छात्र संघ। तो इतना मैं भी स्कूल से निकल के आया था, इतना पता था कि, और उनका एक चीज़ रहती है कि भाई हम लोग किसी राजनीतिक दल से एफिलेटेड नहीं है। तो हमने देखा यूनिवर्सिटी में है तो एक दोस्ती भी हो जाती है। तो उनके साथ मैंने कुछ महीने काम किया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये नहीं है कि, लेकिन कुछ महीने ही रहे। उसके बाद जब पता चला कि जब मीटिंगों में थोड़े आगे पीछे जाने लगे, तो जब क्योंकि घर का एनवायरनमेंट कुछ और था और वहाँ पे क्या सुनो, तो बंदा अपने आप में थोड़ा सा। फिर उसके बाद मेरी नीरज कुंदन जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ, वो हमारे लॉ स्कूल के पास आउट हैं, तो उनके साथ भी राब्ता कायम हुआ। और मैं तो अपना राजनीतिक गुरु भी उन्हीं को मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे तब फोन किया था जब मैं ABVP के लिए हायर सेकेंडरी गोमनासा में गया था उनके साथ प्रचार करने। तो उन्होंने फेसबुक पे देखा, उन्होंने बोला कि यार तू तो अपना भाई है, तू तेरी तो कौन से कहाँ पे है। तो तब से उनके साथ राब्ता है। तो फिर उसके बाद
उन्हीं के थ्रू फिर हमारा स्टेट प्रेसिडेंट रकीब खान होते थे, पुंछ से थे, उनके लीडरशिप में मैंने कांग्रेस ऑफिस शहीदी चौक में लेकिन ज्वाइन रकीब तो अपनी पार्टी में चले गए बाद में अपना कौन कैसा रास्ता तलाश करता है वो उनके ऊपर है, लेकिन उनकी क़ियादत में हमने उस टाइम पे ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे लगता है कि 1 साल मैंने बिना किसी दायित्व के NSPI में प्रोटेस्ट किए। फिर ABVP का टच अभी भी है आपकी लैंग्वेज में, भाषा में, दायित्व, ये चीज़ें? देखिए, ये किसी का कॉपीराइट तो है नहीं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, और ये अगर हम लोग कहेंगे कि किसी का टच है तो वो है क्योंकि हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है। कांग्रेस के नेता नहीं बोलते हैं ये भाषा? कांग्रेस के नेता बोलते हैं, बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे हमारे दिग्विजय सिंह जी हैं, वो मध्य प्रदेश से अच्छी हिंदी बोलते हैं। यूपी से हमारे प्रमोद तिवारी जी हैं, वो अच्छी हिंदी बोलते हैं। बहुत सारे नेता हैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों एक मिथ बन गया कि जो हिंदी बोलने वाला वो RSS या BJP से होगा। ये मिथ है एक। तो ये चीज़ें हम लोग इस चीज़ में, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी भी बोलते हैं, हम उर्दू भी बोलते हैं। तो जहाँ पे ज़रूरी होती है इंग्लिश के साथ भी थोड़ा बहुत गुत्था हो जाते हैं, सब कुछ मिक्स। अच्छा, तो ये आप बता दें कि आपकी एंट्री जो है वो जब जी तो NSUI के अंदर बिल्कुल, तो हमने वहाँ पे जो सिस्टम था मेरा, तो मैं करने लगा प्रोटेस्ट वगैरह। स्टूडेंट्स की कोई मांग होती थी तो उसके ऊपर टूट पड़ना है, क्योंकि वो नहीं था कि राजनीति क्या होती है, वो नहीं पता मुझे। अभी तक मैं स्टेट प्रेसिडेंट बन के मुझे आज तक नहीं पता कि राजनीति क्या होती है। हालांकि अब मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो मुझे पता चलता है कि यार ये तो क्या, मैं सोचता नहीं लेकिन ये कर रहे हैं। इवन मेरे से जूनियर भी कुछ हैं, तो वो मतलब मैं पिछले 5-6 साल से आप लोग आ जाए तो, लेकिन वो भी करने की कोशिश करते हैं, समझता है, फिर बोलता नहीं यार छात्र जीवन है, इसमें क्या वो चीजें करते हैं ना, तो ये चीजें हैं, तो वो हमने कभी किया नहीं। अच्छा, पहले कूद पढ़ते थे, कोई भी मसला स्टूडेंट्स का भी तो बिल्कुल वही है, कोई मसला कहीं पे है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, जम्मू यूनिवर्सिटी में, दाएं बाएं जहाँ दिखना। मैं तो यूनिवर्सिटी में, मेरा क्या रूटीन रहता था कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, जब हमारा सबसे ज्यादा, मैं आपको बताऊंगा, जब मेरा अरूज जो गया ना, जब वो मेरा गया 2020 में, जब लॉकडाउन लगा, सब अंदर थे, मैं बाहर था। वहीं से मेरी पहचान बनी जम्मू के अंदर और सब स्टूडेंट्स के बीच में। कैसे? क्योंकि हमारा राष्ट्रीय स्तर पे नीरज भैया के नेतृत्व में हमने मूवमेंट लॉन्च की, मास प्रमोशन की। तो कोविड था, जाहिर था कि किसी को पता नहीं था कि एकदम से होगा, करना क्या है। तो कहते हैं कि कईयों के लिए वो था श्राप था, मेरे लिए वो वरदान बन गया, साबित हुआ। तो हमने क्या किया कि मैं खुद अपने क्लास का CR बना, उसके बाद मेरे बनने के बाद इलेक्शन भी नहीं हुई, तो अभी तक तो अब अजीबित हम ही रहे। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, आप NSUI में एंट्री करते हैं जी, उसके बाद भारत में भाजपा की सरकार आ जाती है। कांग्रेस के काफ़ी सारे नेता या यूथ नेता कांग्रेस को अलविदा कह के भाग गए। वो लोग भाजपा की ओर चले गए या किसी और पार्टी को उन लोगों ने रुख कर लिया, लेकिन आप वहीं पर टिके रहे, क्यों? देखिए, हम टिके हुए हैं और मैं इस चीज़ में प्राउड फील करता हूँ। मुझे मैं आपको बोला ABVP साहब, मैं थोड़ा सा मेरा था रिलेशन, जब मैंने छोड़ा मुझे सबने बोला कि यार तू बेवकूफ़ है, तूने पॉलिटिकल ब्लंडर कर लिया, सब लोग तो वही आपकी वाली बात किधर जा रहे हैं। मैंने बोला यार देखो, सबसे पहली बात ये है, उस टाइम 370 टूटी हुई थी, यहाँ पे JNK में इंटरनेट बंद था। बीइंग ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो स्टूडेंट्स को हो रही थी, क्योंकि आजकल इंटरनेट के वगैरह, गूगल के वगैरह तो आपका गुजारा नहीं है। बिल्कुल नहीं। और आपने बंद कर दिया। हमने बातचीत की कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी कहाँ पे है, कोई मसला, कोई जवाब नहीं। तो फिर उन चीज़ों पे भी डिफरेंसेस थे, फिर उसके बाद बड़े सारे कारण रहे, तो इन चीज़ों को लेके हमने किया। और जब आप कह रहे कि जाने की, देखिए संघर्ष करना है, जितने आज के नेता हैं, चाहे आप बड़े बड़े नेताओं के नाम देखेंगे, सब संघर्ष से निकले हैं। जो पलटू राम आज इधर आज उधर रहे ना, वो हमेशा से उनका कहीं पे भी उनको, हालांकि मंत्री बन गया होगा कोई, लेकिन इतिहास उसको उस नज़र से नहीं देखता, क्योंकि कहते हैं कि इतिहास हमेशा टकराने वालों का याद रखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। अगर कल कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर किसके साथ संघर्ष करेंगे? देखिए, संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। हम लोग संघर्ष किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम लोग जो आज देश के जो हालात बने हुए हैं, जो गरीब के साथ, जो पसमानदा तबकों के साथ जो सितम हो रहा है, आपने मध्य प्रदेश के अंदर देखा किस प्रकार से एक जनजातीय समुदाय से आने वाले एक गरीब आदमी के ऊपर पेशाब करने की घटना हुई। शेड्यूल ट्राइब बहनों को किस प्रकार से वहाँ पे, मुझे शर्म आती है सर,
शब्द भी यूज करते हुए कि किस प्रकार से उनका वहाँ पे उनको परेड की गई, उनको कपड़े उतार के। तो इन सब चीज़ों के खिलाफ हम लोगों का संघर्ष चल रहा है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ज़मीन से उठ के, जो ज़मीनी सतह से उठ के जो लोग अगर तख्त तक जाते हैं, वो गरीब आदमी की जो है उसकी परेशानियों को, उसके दर्द को समझता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद वहाँ से गुजर के निकला हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के बीच के वक्फे में, इस समय में क्या क्या सीखने को मिला? और जब लोग छोड़ करके जा रहे थे, आपको भी कहा होगा कि छोड़ो कांग्रेस में या एनएसयूए में, अब क्या है, चलो भाजपा की ओर चलते हैं, मौजूदा सरकार है, अपने काम निकालने हैं। देखिए, ये जो आपने बोला कि बड़ी बार आते हैं, आज भी कहीं बैठते हैं तो हम, सर्कल तो है सबके साथ ही, तो आज भी ऑफर दे देते हैं कि आपको ये बना देंगे, वो बना देंगे। लेकिन हमारी बात सिर्फ इतनी सी है कि कांग्रेस पार्टी आज के दौर में हिंदुस्तान में, मैं देखना चाहता हूँ कि एक ऐसी पार्टी है जो इनके ऑपरेशन के खिलाफ जो आवाज़ बन पा रही है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। एक गांधी थे जिन्होंने 1917 में चंपारण के बाद देश का हाल जाने के लिए 3rd क्लास के डब्बे में सफ़र किया था और उन्होंने पैदल किया। क्यों? क्योंकि वो ज़मीनी सतह के लोगों के दर्द दुखों को समझ रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं। अब आपने देखा पिछले दिनों वो किसानों के साथ थे, उससे पहले वो वर्कर्स के साथ थे, हर एक आदमी की वो व्यूज़, स्टूडेंट्स के साथ है मुखर्जी नगर में। तो ये वो ऐसे नेता हैं जिनमें देश आशा देख रहा है। और हम जैसे युवा, क्योंकि युवाओं का अगर आप बात करें कि बेरोजगारी कहाँ पहुँच गई है, आपको खुद पता है। कल हमारे होम अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं MOS, वो नित्यानंद राय जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि 29,000 पद हमने पोस्ट 370 भर दिए हैं। और कहाँ पे भरे हैं? आप भी जम्मू कश्मीर के और मैं भी जम्मू कश्मीर का हूँ। मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट होने के नाते मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि कहाँ पे आपने भरे हैं? तो ये जो है गुमराह करने की राजनीति है। विपक्ष को आपने देखा किस प्रकार से संसद नहीं चल रही। मैं सुबह ही देख रहा था संसद को। आप तो हमारे माननीय जो उपराष्ट्रपति, जो सभापति महोदय भी होते हैं अपर हाउस के, उन्होंने वहां पे मैं देख रहा हूँ कि 12 बजे तक स्थगित किया, 12:04 पे फिर स्थगित कर दिया। कोई कोशिश ही नहीं हो रही है। विपक्ष क्या मांग रहा है कि 267 के अंतर्गत आप यहाँ पे चर्चा करवा दीजिए। आप प्रधानमंत्री जी को, जो कि अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं, जिन्होंने ये नारा दिया था कि बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, बहुत हुआ बहन बेटियों पे अत्याचार, अब की बार हमारी सरकार। तो जिन्हों आप बहन बेटियों पे जब आप पूछना चाहते हैं कि जब आप ये वादा करके 14 में आए थे, जब आपने कहा कि मैं प्रधान सेवक हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं चाय वाला हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं पसमंदा हूँ, तो आप आज संसद में आके जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपकी जवाबदेही, आप अगर वाराणसी से जीत के आए हैं तो आपकी जवाबदेही तो पीपल्स ऑफ इंडिया के तहत है ना। आपकी अकाउंटेबिलिटी तो कोई है। प्रधानमंत्री आप हैं तो उसको भी आप लोगों ने चुन के बनाया है। आप कोई कहीं से पैराशूट से तो उतर के आई नहीं है, तो संसद से डरते क्यों? पुराने संसद में शायद इनकी शान में फर्क था, आज तो नई संसद में कार्रवाई चल रही है, यहाँ पे भी नहीं ये दर्शन देते। ये किस प्रकार का जो तंत्र है, जो जिस प्रकार से विपक्ष को दिवाया जा रहा है, जिस प्रकार से गरीबों की आवाज को कुचला जा रहा है। तो इस दौर में जो है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि वही बात आ जाएगी। मुझे एक बात याद आ गई आपके साथ कि एक जंगल में आग लग गई, तो सारे बड़े बड़े जानवर जो थे वो भाग रहे थे, और एक छोटी सी चिड़िया थी जो चोंच में पानी भर भर के डाल रही थी। तो उसको किसी ने पूछा कि तेरे पानी डालने से क्या ये जंगल की आग बुझ जाएगी? उसने बोला शायद ना बुझे, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जो है वो संघर्ष करने वाले, आग बुझाने वालों में होगा, लगाने और भागने वालों में नहीं होगा। वही जो बात है आज हमारे यहाँ पे देश में हो रही है। लेकिन जो संघर्ष हम लोग छोटे लेवल पे और हमारे नेता राहुल गांधी जी नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? वो इन्हीं गरीब गुरबा लोगों के लिए, SC ST OBC के लोगों के लिए, जिनको दबाया जा रहा है, जिनको इंसान नहीं समझा जाता। आपने जिसके ऊपर पेशाब कर दिया, इसका मतलब आप उसको इंसान की कैटेगरी में नहीं समझते। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारी जंग चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस का दौर था तब दलितों पर अत्याचार नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं था, हो रहा था तब भी तो हो रहा। देखिए, मैंने इस चीज़ को कभी डिनाई नहीं किया कि हो रहा था, क्योंकि जो लोगों की मानसिकता है इसको बदलने में बहुत वक्त लगेगा। लेकिन जो आज हो रहा है, आप
पहले अगर होता था, मैंने ये उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा कि पहले होता था तो वो सही होता था, तो आज हो रहा था वो गलत हो रहा है, लेकिन बात यह है कि जब आपका उसको डील करने का किस तरीका क्या था, मंशा क्या थी। आज अगर वहाँ पे हमारी बहन बेटियों को ऐसा, मुझे नहीं लगता कि 70-75 साल के आज़ाद भारत के इतिहास में, मुझे लगता है अंग्रेजों के राज में भी कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा मणिपुर में हुआ है। क्या डील किस प्रकार से कर रहे हैं आप, उसके ऊपर एक्शन किस प्रकार से कर रहे हैं, वो मैटर करता है सिर्फ, और ऐसा पहली ही बार हुआ है। अच्छा, 2014 में जब सरकार बनती है, भाजपा की फुल बहुमत से आती है, उस दौरान ये बात शुरू होती है कि राहुल गांधी को पप्पू बना दिया जाता है और पूरे देश और दुनिया में ये कहा जाता है, मीम्स बनते हैं राहुल गांधी पर, उसे पप्पू कहा जाता है। तो अब उस राहुल गांधी को जो लोग पप्पू कह रहे थे, अब उसे पप्पू क्यों नहीं कह रहे? देखिए, कहते हैं कि आप झूठ को बड़े जोर से बोलोगे ना, तो क्या पता एक लोग उसको सच मान लें, लेकिन कहते हैं कि 100 दिन चोर का 1 दिन साध का। जो राहुल गांधी जी हैं, हमारी उनसे मुलाकात हुई, हमने उनसे बात की। राहुल गांधी जी जो है वो एक, कहते हैं कि संत होना, वो संत होना और ढोंग करने में फर्क है, और वो संत की जिंदगी वो है जी रहे हैं इस वक्त। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जिस देश के कि आप यहाँ पे अगर किसी का एक घर से कोई एक एमएलए बन जाता है ना, तो उसकी 7 पुश्तों को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से उनका स्टेटस हो जाता है सोसाइटी में। उनके परिवार से 3 से 4 लोग जो है प्रधानमंत्री रहे हैं, वो खुद 4-5 बार एमपी रहे हैं। तो उनको कोई जरूरत नहीं थी कि वो कन्याकुमारी से पैदल वहां तक चलते, कश्मीर तक। और आपने बात कही पप्पू की, अगर राहुल गांधी जी वो जो शब्द ये बोल रहे हैं पप्पू, अगर वो थे तो उन्होंने संसद में उनको डिस्क्वालीफाई क्यों किया? क्योंकि वो सवाल पूछते हैं, सबसे ज्यादा खतरा ही इनको उनसे है। ये उनकी सदस्यता बहाल नहीं होना देना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि वो पार्लियामेंट में हमें एक्सपोज करेंगे। जिस दिन उन्होंने फोटो दिखाया मोदी जी का ऐसे करके लेटा हुआ है अडानी के जहाज में, वहीं से सारा मसला हुआ। क्योंकि जो आदमी सच बोलेगा वो समाज में जनाब चुभता है। सच सहना या सत्य को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी ने जो पैदल यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा जो की, ये लोगों के भले के लिए की या खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? ये तो खुद के लिए कर रहे हैं, वो लोगों के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की अगर आप एक भी आप बाइट, जो उन्होंने 5 महीने की जो यात्रा की, अगर आप मुझे कहीं एक भी आप वहां पे मुझे बता दें कि राहुल गांधी जी ने बोला, वो थोड़ी कहेंगे। उन्होंने ये कहा कि हमारी ये सत्ता के लिए नहीं है, मैं देश के लोगों को, गरीबों को समझ, क्योंकि मीडिया बिक चुका है जनाब। विपक्ष का सबसे ज्यादा क्या है कि जब लोकतंत्र में चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, पत्रकारिता को, जब आपका सिर्फ लोगों के सामने टीवी में सिर्फ एक ही पक्ष जा रहा है, जब विपक्ष की आवाज को लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा, संसद में बोलते हैं तो एक्सपंज कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जब आप वहां पे उन लोगों को जब कोई सुनने वाला नहीं होता, फिर उन्होंने फैसला किया कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे। नहीं, पर विपक्ष में कोई था ही नहीं, आपकी पार्टी तो खाली हो चुकी थी, सारे नेता तो भाग गए थे भाजपा में। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर आप इतिहास देखेंगे ना, 1969 में कांग्रेस पार्टी में एक 2 फाड़ हो गए थे। बड़े बड़े नेता थे, उस साउथ से लेके कश्मीर तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, के कामराज जैसे एस नीलिंगप्पा, सुशील पाटिल, बहुत बड़े बड़े नेता। इंदिरा गांधी जी को वो गूंगी गुड़िया बोलते थे। कांग्रेस पार्टी वहां से भी सरवाइव करके निकली। 77 में हमारी बहुत बुरी तरीके से हार हुई कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने वहां से भी कम बैक किया। देखिए, राजनीति में मैंने आपको बोला कि आना जाना लगा रहता है। ये जो बरसाती मेंढक होते हैं कि हवा बदली तो इधर तो उधर, तो ये चीजें चलती रहती हैं। आज आपने देखा एक देश में नया गठबंधन बना है, इंडिया, तो उसमें आपने देखिए किस प्रकार से 26 दल हमारे आए हैं। तो वो किसके लिए आए हैं? देश के लिए आए हैं। उनका देखिए, और दूसरी तरफ एनडीए में इन्होंने 38 पार्टियां लाई। 25 पार्टियां ऐसी हैं जिनका कोई एमएलए एमपी नहीं है। तो
ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ अच्छा, हो रही है। आप प्रधानमंत्री को कैसे देखते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सब दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री हैं, उनसे बढ़िया प्रधानमंत्री ना कभी पहले मिला और ना कभी मिलेगा, ये कहा जाता है। और ये चर्चाएं होती हैं टीवी चैनल्स पर भी और हर जगह होती हैं। देखिए, फैक्ट्स पे बात करते हैं। हम्म, वो कह रहे हैं कि ठीक है, 1 मिनट के लिए हमने मान लिया कि वो बेहतरीन प्रधानमंत्री है। आप इस पूरे प्लेनेट को छोड़ो, पूरे 7 जो 9 हमारे ग्रह हैं, सबके बहुत बड़े प्रधानमंत्री हैं, मान लिया। हम्म, क्या किया? हम्म, और ये बात आपकी मैं बिल्कुल सही पकड़ी मैंने आपकी, कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो उन्होंने कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने बोला कि हम 2 करोड़ नौकरियां आपको हर साल देंगे, और सिर्फ 20 और 21 में 1 साल के उसमें 14 करोड़ लोगों का रोजगार गया। भारत के 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ। तो इसलिए जो मोदी जी ने किया वो किसी ने नहीं किया, इसमें उनको फुल नंबर। उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम 15 लाख रुपया लोगों को देंगे। 15 लाख देना तो छोड़ दीजिए, जिस प्रकार से आपके ऊपर टैक्सों की मार और गरीब लोगों को लूटने का जो काम किया जा रहा है पेट्रोल डीजल के नाम पे, 35 रुपए का वादा करके आए थे। वो एक पोनी आंख वाले बाबा जी हैं जो कहते थे कि बच्चों 35 वाला पेट्रोल चाहिए कि आपको 70-75 वाला। आज वो कहाँ पे है? और ये जो मतलब झूठ का, अगर आपको कोई फर्स्ट मेडल देना होगा, मोदी जी ले गए, उनके जैसा कोई नहीं हुआ, ना कोई होगा। फिर आप विदेश दौरों पे आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री हमारे देश में ऐसा है कि जिसने 8,400 करोड़ का अपने लिए एयरक्राफ्ट खरीदा, तो उनसे पहले तो किसी ने नहीं किया, तो इनके जैसा कोई हो नहीं सकता। नहीं, एंजॉय तो श्रीमती इंदिरा गांधी भी करा करती थी, उनके बेटे भी करा करते, वो भी जहाज़ों में घूमते थे। देखिए, जहाज़ों में घूमना दिस इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब आपको अमेरिका से जाना, आप समंदर तैर के तो जाएंगे नहीं। बात एयर इंडिया के जहाज़ों में सब उड़ते थे। 18 घंटे काम करते हैं नरेंद्र मोदी, ये कहा जा रहा है। 18 घंटे तो अब आजकल मुझे लगता है कि काम करना, आप काम किस दिशा में कर रहे हैं? आप जनता के लिए कर रहे हैं कि अपने वो उद्योगपति मित्रों के लिए कर रहे हैं जिनको आपने बाहर भगा दिया? आप बता सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं कि उद्योगपति जो हैं वो उनके मित्र हैं? आपको प्रूफ कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप मुझे वक्त देखिए, सुनिए। राहुल गांधी ने ये कहा था कि जो मोदी भागे हैं तो चोर हैं। फिर क्या हुआ बाद में? बाद में क्या हुआ देखिए, वो अब फिर अगर आप उस बात, बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी, अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुने। देखिए, राहुल गांधी जी ने क्या कहा कर्नाटका में 2019 में, क्या कहा था कि सारे ये जो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, विजय माल्या और जिनके उन्होंने नाम गिनवाए, और इसमें ये सारे मोदी चोर ही क्यों हैं? सारे मोदी ही चोर क्यों हैं? ये सारे मोदी जिन्होंने नाम भी स्पष्ट किए थे। और उसके बाद वो तो जनाब आपके ऊपर लगेगा। ये परिवारवाद की बात करते हैं, जब आप फेवरेटिज्म की बात करते हैं। मैं अजय लखोत्रा हूँ, कल मैं कोई अच्छे ऊंचे पद पे पहुंच जाता हूँ, अगर मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके क्या लखोत्रा 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 सारे मैं एडजस्ट कर दूं आगे पीछे, मुझ पे तो लगेगा ना कि ही इज फेवरिंग पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो उनका मीन ये था कि भाई कहीं ये अपने मोदी जी अपनी ही कम्युनिटी को जिससे वो आते हैं बिरादरी से, क्या उसी को फेवर तो नहीं कर रहे? इस मंशा से कहा था। देखिए, लॉ इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। वहां पे अब गुजरात में क्या हुआ कि वहां पे उन्होंने कर्नाटका के बंदे को, वो बीजेपी के एक MLA थे, उन्होंने तो नाम भी बाद में मोदी अपना सरनेम, पहले वो नहीं लगाते थे, बाद में जोड़ा। और उसके बाद उन्होंने वहां पे जाके केस कर कि मेरी आहत हो गई भावना। 2002 में जब मोदी जी बने, उसके बाद इनको OBC में लाया गया था, मोदी कम्युनिटी को। और हीरे के व्यापारी जितने हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हब जितने हैं, सब मोदी हैं। तो आप मुझे बताइए कि वो उन्होंने इसमें क्या करते बोला? जज जो वहां पे बैठे हुए थे, वो जज कौन थे जिन्होंने अमित शाह जी को वहां पे डिफेंड किया था गुजरात दंगों के केस में और फेक एनकाउंटर्स में? उनको प्रमोशन देके जज बनाया था उन्होंने। मैं जज साहब की मंशा पे नहीं सवाल उठा रहा, लेकिन मैं ये उठा रहा हूँ कि वो उनका इतिहास ये भी रहा है। उसके बाद जिन्होंने जो वहां पे कोर्ट थे, वो माया कोडनानी एक बड़ा केस हुआ, उसमें भी वो किस बीजेपी वालों के वो थे। और वहां पे स्टेटमेंट होती है कि आपने हमारे अधिवक्ता जो और प्रवक्ता जो हमारे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, एक बहुत ही जाने माने वकील हैं देश के, उन्होंने भी वहां पे बोला कि वो वहां पे उन चीजों के जजमेंट में जिक्र करे जो कि वहां पे धरातल पे है भी नहीं, कि इनके ऊपर तो 10 केस और चल रहे हैं। इन्होंने वीर सावरकर के लिए, हालांकि मैं वीर नहीं मानता, मैं माफी भी मानता हूँ, क्योंकि फैक्चुअल उनकी चिट्ठियां हैं जिनमें उन्होंने माफी मांगी है अंग्रेजी सरकार से। तो उनके लिए NSUA में हैं इस वक्त। जी,
तो आप लॉ की पढ़ाई भी कर रहे हैं और आप वकालत कर रहे हैं कांग्रेस की, लेकिन वाड्रा पर जो केस चल रहे थे। तो अंदर क्यों नहीं किया जनाब? 9 साल हो गए। 14 में इन्होंने ये कहा था ना कि दामाद को इन्होंने वो कर दिया, और बला बला जो भी फेक एलिगेशंस लगाते हैं, अगर वो उन्होंने एक भी वो किया होता या कहीं लिप्त पाए जाते तो वो आज यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे होते या अपना काम कर रहे होते। क्या क्यों नहीं इन्होंने अंदर किया? अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कांग्रेस जो है बनाने की फिराक में है, या सोनिया गांधी खुद बनेंगी, या फिर प्रियंका गांधी के लिए तैयारी की जा रही है, या कोई नया चेहरा आएगा? देखिए सर, ये पॉलिटिक्स है, और सबसे पहला जो पार्टी का जो और सबका जो एजेंडा है वो है कि इस तानाशाही सरकार को, जिसने देश के ऊपर एक जुल्म कर रही है, जिसने देश को खतरे में डाला, एक्चुअल मायनों में इन्होंने खतरे में डाला है। ये कहते हैं कि एक्स खतरे में है, वाई खतरे में है, सही मायनों में देश खतरे में है। नहीं, मैंने इस सवाल जो कहा है कि प्रधानमंत्री देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं किसने खतरे? हमारा सबसे बड़ा जो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है वो है बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से छुटकारा पाना। जो इंडिया हमारा एक गठबंधन बना है, उसमें जब पहले चुनाव सब संगठित होकर लड़े, इंडिया बनाने वाला मोदी जी कौन होते हैं? भारत देश है, और जो हमारा नाम है वो उनका एनडीए था, हमारा इंडिया। और इसमें क्या है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि सब चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद कंसेंसस जिसके ऊपर बनेगा। अगर राहुल गांधी जी, अगर कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि देश में 206 सीटों पे लोकसभा की, जिस पर बीजेपी कांग्रेस की टक्कर है, अगर कांग्रेस पार्टी अपने दम पे 200 सीटें जीत के आती है तो बेशक हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी, हम तो चाहते हैं वो प्रधानमंत्री बने, क्यों ना बने? प्रियंका गांधी ना बने? देखिए, प्रियंका जी हमारी एक सोनिया गांधी ना? देखिए, सोनिया जी ने तो 2004 में ही उन्होंने उस चीज को त्याग कर दिया था, और उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी से सरदार मनमोहन सिंह जी को बनाया था। और उसके बाद प्रियंका जी हमारी एक सीनियर नेता हैं, वो अभी महासचिव के पद पे दायित्व के, वो भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं अपनी पर्सनल आपको बताऊंगा कि मैं राहुल गांधी जी से इंस्पायर्ड हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे नेता प्रधानमंत्री बने। तो हम उनके लिए मेहनत भी कर रहे हैं और उनको देखना भी चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जम्मू में क्या भविष्य देख रहे हैं कांग्रेस का? देखिए, जम्मू में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए, कांग्रेस ये चाहे जितना 50 पार बोल रहे हैं, 60 पार बोल रहे हैं, लेकिन जन्नत की हकीकत यही है कि वो मिर्जा गालिब ने भी कहा है कि जन्नत दिल बहलाने को ये ख्याल भी अच्छा है, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत यारो, दिल के बहलाने को ये ख्याल भी अच्छा है। वही रविंदर रैना जी अब मीडिया में बाइटें देने के लिए तो 50 पार 60 पार, वो तो 90 सीटें यहाँ पे, वो तो 100 भी ले लेंगे मीडिया में। लेकिन जब ज़मीनी हकीकत पे आप जाएंगे तो जनता आपसे पूछेगी कि JKSSB का जो स्कैम हुआ उसमें अपने यूथ के साथ कितना जस्टिस किया, PH डेली वेजर्स और जो बाकी PDD के डेली वेजर्स हैं उनके साथ आपने क्या किया, राशन जो हमारा 35 किलो आता था 25 किलो किया, उसके बाद 10 किलो एक्स्ट्रा देंगे, वो 25 रुपये किलो देंगे, जो कि पहले कांग्रेस की सरकार में 8 और 10 रुपये किलो मिल रहा था, और उसको फिर 15 रुपए किलो किया, अब जो 10 रुपए देंगे वो 25 रुपए किलो देंगे। मतलब हमारा जूता हमारे सर, लोग ये पूछेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, और सरकार जो है वो कोलिशन बनेगी, चाहे बाकी सीटें किसकी होंगी? NC, PDP, कांग्रेस, और कहीं कहीं देखिए लोकतंत्र है, कहीं पे वो भी मजबूत है, वो भी जीतेंगे। लेकिन 50 वाला नहीं है, और कांग्रेस पार्टी है एक इफेक्टिव कोलिशन पार्टनर, कांग्रेस पार्टी होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अजय लखोत्रा जी हमारे साथ बात करने के लिए। और देखते हैं आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की और भारत की राजनीति क्या रंग दिखाती है और क्या रंग लेकर के आएगी। क्या सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की रेस में हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा इस रेस में हैं, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भाजपा को दोबारा से भारत के अंदर सरकार के रूप में लोगों को देंगे, और क्या हालात होंगे। क्या कांग्रेस की सरकार बनने के बाद महंगाई दर कम होगी, लोगों के घरों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उसी प्रकार जो है वो ली जाएगी जैसे लोग चाहते हैं, या फिर ये भी एक लुभावना वादा होगा, क्योंकि जो कांग्रेस उस वक्त चाहती थी, जो भी वो लागू करना चाहती थी वो नहीं लागू कर पाई, भाजपा विरोध कर रही थी, और जब भाजपा पावर में आई भाजपा ने वही किया जो कांग्रेस कर रही थी। कहीं कहीं तो ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने ही सपोर्ट करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में योगदान किया। आप देखते हैं कि आगे क्या होगा।
और इस इंटरव्यू में जो बातचीत हुई है इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, आप अपनी राय ज़रूर रखें। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या जो नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद।